मार्च 2025 तक भारत के ऊपर का कर्ज 181 लाख करोड़ होगा। जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो, कर्ज करो और जी पियो। बिल्कुल सही मोदी जी, आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, देश को कर्ज में डुबो रहे हैं। 2021 में 138 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 156 लाख करोड़ रुपए, 2023 में 171 लाख करोड़ रुपए, वहीं 2024-25 के लिए कर्ज का अनुमान 185 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। और अब 196 लाख करोड़ मार्च 2026 का लिखा गया है, तो जाहिर है वो 200 लाख करोड़ पार कर चुका होगा। नरेंद्र मोदी से पहले देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। नरेंद्र मोदी ने अकेले इस कर्ज को 185 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है, यानी एक अकेले ने 130 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर लाद दिया। साफ है, मोदी जी आप कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं। जनता मरे तो मरे। भारत जब इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है और उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटर्नल कर्ज जो डॉलर की शक्ल में और दुनिया भर से जो पैसा अलग अलग जगहों से उठाया गया वो कितना है, सरकार ने आखिरी डाटा पिछले बरस का ही जारी किया हुआ है, वो बतलाता है 711.8 बिलियन डॉलर है, जिसको रुपए में तब्दील कीजिएगा तो ये 62 लाख करोड़ है। ये सारी चीजें हो सकता है आज आपको चौंका दे, लेकिन सच शायद इससे भी ज्यादा बड़ा त्रासदीदायक है। जिस समय 2014 में यह सरकार आई थी उस समय 252 बिलियन डॉलर था, जो बढ़ते बढ़ते 711 बिलियन डॉलर पार कर गया। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर इकोनॉमी के साथ घालमेल हो रहा है, या फिर सरकार ने वो किताब ही बंद कर डाली और अपने मंत्रियों को भेज दिया, जाओ आप खाली बोल कर आ जाओ कि हम कितने महान हो गए हैं और कितने महान होने वाले हैं। सीएसआर की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। उनके भाषण का एक हिस्सा सुनिए, सुनना जरूर चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल देश के रक्षा मंत्री देश की इकोनॉमी के संदर्भ और किन बातों को कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। और इस सच्चाई से भी आप अच्छी तरह अवगत होंगे कि सारे दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा हमारा कोई देश होगा तो ये भारत होगा। सुना आपने, तालियां भी बज रही थी। ताली बजाने वालों को शायद पता नहीं कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि इस दौर में विदेशी फंड आउटफ्लो कम हो गया है, कमजोर हो गए हैं कॉरपोरेट और उनकी कमाई बेहद कमजोर हो गई है। पता ही नहीं है कि भारत को कहां पर अब खड़ा होना है, क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर अब अमेरिका और रूस अगर एक साथ खड़े हैं तो भारत किसके साथ खड़ा है। चीन इस दौर में पाकिस्तान को लेकर रुचि दिखा रहा है तो भारत किसके साथ खड़ा होगा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो टैरिफ की स्थिति अमेरिका के जरिए शुरुआत हो चुकी है, उसके असर और इस दौर में संबंधों के मद्देनजर जैसे कनाडा, बांग्लादेश, अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, मिडिल ईस्ट, इन सब के संबंधों को लेकर, और इसमें यूरोपीय यूनियन भी अब जोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों इतिहास रचने का जिक्र हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ कि आपको हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते कैसे बनाने हैं, लेकिन जाते जाते खुला हिंट भी दे दिया गया, बिना हमारी कार को आप टैक्स कम से कम ना लेकर जब तक अपने देश में घुसने नहीं देंगे कोई व्यापार आपसे होगा नहीं। राष्ट्रीय कंपनी मत देखिए, देश के भीतर देख लीजिए, रिलायंस, टाटा, अंबानी यानी अडानी, अंबानी, अडानी और टाटा, एसबीआई और टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और वेदांता, सबकी स्थिति अगर नाजुक हो चली और कमाई की दृष्टि से यह माना गया कि दरअसल कॉरपोरेट की कमाई इस दौर में बेहद कमजोर है, तब यह सवाल तो कोई भी पूछेगा तो फिर सरकार की बुक क्या कहती है। सरकार की बुक दरअसल टैक्स पे ही चल रही है, इसको मान लीजिए। और पहली बार सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट को साथ रखने के लिए दुनिया के तमाम देशों में जो टैक्स नहीं लगता है, भारत ने कमाल कर दिया और वह भी टैक्स अपने यहां लगा दिया। 200 देश दुनिया के, एक क्षण के लिए आप सोचिए, 200 देश दुनिया के, और किसी भी देश में वहां पर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन भारत में लिया जाता है। और दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है वो सोवियत बॉन्ड का है, सोवियत फंड जो होता है उसका होता है, पेंशन फंड होता है उसका पैसा होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के पैसे होते हैं। और इसके बाद बहुत सारे जो सबसे ज्यादा रिच पर्संस होते हैं, जिसको हाई नेटवर्क लोग हम लोग कहते हैं, वह भी पैसा लगाते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में इन पर टैक्स लगता नहीं है, हमारे यहां लगता है।
बाद हम बताएंगे भी नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितने छेद कैसे हो चुके हैं, तो उन छेदों को छुपाकर हम एक डाटा रखेंगे और नीति आयोग का इस डाटा को देखना चाहिए, जो अभी भी 2014 से ही तुलना करके 2024-25 की हकीकत इस रूप में बताना चाहता है कि देखिए हमारी ग्रोथ रेट देखिए कितनी आगे बढ़ गई और हम कैसे इस दौर में आगे चले गए। हालांकि वो इस दौर में वो सब कुछ छुपा लेता है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.7 है, मनमोहन सिंह के दौर में 8.1 थी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.31 है जो उस वक्त 14.95% थी। रियल जीडीपी ग्रोथ 5.9 अभी है, उस वक्त 6.8। सब चीज छुपा के एक पर्चा जारी कर दिया जाता है और बताया जाता है, सारे मंत्रालय में भेज दिया जाता है और सारे मंत्री संतरी उसी की बखान करने निकल पड़ते हैं। तो पहले पर्चा भी देख लीजिए। नीति आयोग के इस पर्चे के आश्रय भारत के तमाम सरकारी मंत्रालय और मंत्री बाखूबी बाजार में निकल जाते हैं बतलाने के लिए। लेकिन ये 8वां सवाल नौकरशाही के साथ करप्शन से जुड़ा है, उस करप्शन के साथ जो गवर्नमेंट की इस दौर में क्या जरूरत हो गई, क्योंकि करप्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम का हिस्सा हो गया और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहां पैसा लेना देना, कैसे कोई भी काम करना है। इसीलिए नौकरशाही सरकार के हक में रहेगी और सरकार अपने साथ रखने के लिए पे कमीशन लागू करेगी। अब होली आ रही है, वहां भी डीएटीए मिल जाएगा। यानी देखिए धीरे धीरे देश सरकार के साथ सटते जा रहा है और वही देश में तब्दील हो जाएगा। इस देश के भीतर में जो भी पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, जिसमें रेवड़ियों का जिक्र खुले तौर पर किया गया, उसको लेकर सिर्फ बहस और चिंता ही हुई। प्रधानमंत्री ने 16वें भाषण में जिक्र किया रेवड़ियों का जिक्र, लेकिन खुद बीजेपी ने रेवड़ियों के आश्रय इस देश को किस रूप में कैसे निकम्मा बना दिया जाए और लोग मेहनत मशक्कत ना करें। लेकिन सवाल दूसरा था, मेहनत मशक्कत करेंगे भी तो उनको काम दे पाने की स्थिति में ना तो पब्लिक सेक्टर है ना प्राइवेट सेक्टर है। और 10वां सवाल तो उस करप्शन से जुड़ा है, जिस करप्शन में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन और उसके साथ इस देश की न्यायपालिका का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि किसी को तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में सवाल उठाने ही होंगे। लेकिन सवाल कोई नहीं उठाएगा, सारे सवाल गायब कर दिए गए एक झटके में यह कहकर कि देखिए नियम कायदे कानून यही है। तो नियम कायदे कानून का जिक्र करते हुए करप्शन भी धूमिल पड़ जाता है। और शायद इसीलिए भारत दुनिया में अपने तरह का अकेला देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनता से टैक्स वसूला जाता है। और टैक्स वसूलने में एक तरह की समानता है, लेकिन उसके ठीक समानांतर सरकारी कामकाज में कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप कर दिया गया, जिसमें इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ चाहे नीचे गिरते चले जाएं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा वसूलना और कर्ज दिलाना तो सिखा ही देगी। कॉर्पोरेट के साथ जोड़कर चलने की परिस्थिति खुले तौर पर बतलाती है। तो शायद इसीलिए आखिरी सवाल यही है, क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता इस देश की इकोनॉमी को लेकर इसीलिए बेफिक्र है क्योंकि उसे पता है जब तक वो है तब तक कर्ज की आवाजाही नहीं रुकेगी। जीडीपी का, कुल जीडीपी का लगभग 83-85% कर्ज में डूबा हुआ है। देश के खजाने में जो फॉरेक्स रिजर्व है वह इस देश में लिए गए कर्ज से कम हो चला है। जो आएगा वो देखेगा, लेकिन जब आएगा तब की देखी जाएगी। शायद इसीलिए मौका सफारी का भी मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।